बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आम इंतखाबात की आमद आमद है और इंतखाबात को लेकर बहुत सारी जो डिस्कशंस हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर चल रही हैं। आज का जो मेरा विलाग है वो आम वोटर्स, सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, या फिर उनके जो वर्कर्स हैं, या जो भी जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, ये उनकी एक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है। क्योंकि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो सियासी जमात जीतती है वो कहती है कि इंतखाबात साफ शफाफ और मुनसफाना हुए हैं, और जो जमात हारती है वो कहती है कि इंतखाबात साफ शफाफ मुनसफाना नहीं बल्कि इन इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंतखाबात के अंदर धांधली होती है और कैसे उन इंतखाबात में होने वाली धांधली को रोका जा सकता है। ये उम्मीदवार, उनके सपोर्टर्स, वोटर्स, पोलिंग एजेंट्स और उन सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ इस सिलसिले को रोक सकते हैं। और धांधली रुकवाने में क्या आप काम करेंगे, ये आपको तमाम तर चीज़ें आज मैं शेयर करूंगा। और इस वक्त भी एक बड़ा क्रूशल और अहम इलेक्शन पाकिस्तान का होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा मकबूल है। मुस्लिम लीग नून को ताज पर बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं या तख्त पर बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं, और शरीफ ख़ानदान के अंदर एक बहस चल रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे या फिर मरीम नवाज होंगी। इसकी बहस चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा, कोई ये नहीं सोच रहा कि अवाम क्या सोच रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे और कोई नहीं आ सकेगा। अब डिस्कस करते हैं नाजरीन, इंतखाबात की धांधली किस तरह की होती है। नाजरीन, इंतखाबात की धांधली तीन तरह की होती है। इनके तीन फेजेस हैं। पहला फेज होता है प्री पोल धांधली, दूसरा फेज होता है पोल डे धांधली, और जो तीसरा फेज है वो होता है पोस्ट पोल डे धांधली। प्री पोल धांधली में आप ये कह सकते हैं कि जो भी सियासी जमात होती है उनके उम्मीदवार होते हैं, सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम ना चलाने दी जाए, उनकी इंतखाबी मुहिम के अंदर रुकावटें डाली जाएं, उनकी बतौर सियासी जमात उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, या फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं कि आप को टीवी चैनल कवरेज नहीं देंगे, आपकी किसी रहनुमा को टीवी चैनल के ऊपर नहीं लिया जाएगा, आपको कंपेन करने की इजाज़त नहीं होगी, आपको जलसा जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी, वर्कर्स कन्वेंशन आप नहीं कर सकते। मतलब इस तरह की पाबंदियां उन्हें होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर वो दरख्वास्तें दायर करें तो भी उनको इंटरटेन ना किया जाए। जो इंतज़ामिया है वो उनको सपोर्ट ना करे, उनको लो सिक्योरिटी फराम करे, या फिर वो सिक्योरिटी दे ही ना, और तो और उनको इजाज़त भी ना मिले, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। ये एक प्राइम एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं प्री पोल धांधली की। फिर उस सियासी जमात के जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, जो तगड़े उम्मीदवार होते हैं हल्कों के अंदर, उनकी वाबस्तगियां तब्दील करा दी जाएं, ज़बरदस्ती की जाए, ब्लैकमेल किया जाए, किसी और सियासी जमात के अंदर उनको शामिल करा दिया जाए, या फिर उनको कह दिया जाए कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें। उनके सामने जो मुखालिफ उम्मीदवार हो या फिर जमात हो, उसका तगड़ा उम्मीदवार हो, नीचे वाले कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट दिलवा दी जाए, या फिर वहां पर उसे टिकट ही ना देने दिया जाए, या फिर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उसे डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए, या फिर उसे सियासत से दस्तबरदार करवा दिया जाए, या उसे ब्लैकमेल करके उसे कहा जाए कि फलां को सपोर्ट करो, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करो। और किसी भी वाक़े को बुनियाद बनाकर या फिर किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर उनकी किरदार कुशी करा दी जाए और उसका इलेक्शन ख़त्म करा दिया जाए, ब्लैकमेल कर दिया जाए। इस तरह की सूरत हाल प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है। और प्री पोल रिगिंग के अलावा फिर सियासी जमात को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इलेक्शन कमीशन से नॉकआउट कराने की भी कोशिशें जो है वो प्री पोल रिगिंग में आती हैं। बतौर सियासी जमात उनको मौका ना फराहम करने दिया जाए कि वो अपनी कंपेन कर सकें। उनको इतना उलझा के रखा जाए अदालती मामलात के अंदर या फिर कानूनी मुकदमात के अंदर, या फिर लीगल जो बाकी इरेगुलरिटीज़ या फिर लीगलिटीज़ होती हैं उसके अंदर उनको इतना फंसा के रख दिया जाए कि वो अपना सर ही ना निकाल सकें, उनको फुर्सत ही ना मिले कि वो कंपेन कर सकें। तो ये सारी होती है प्री पोल धांधली। फिर आती है पोल डे धांधली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। हमेशा से जब भी धांधली की जाती है उसका आगाज जो पोल डे वाली धांधली का होता है, उसका आगाज जो है नाज़रीन वो हल्का बंदियों से होता है। मर्जी की हल्का बंदियां करवा दी जाती हैं, मुदाखलत करके सियासी जमातें मुदाखलत करती हैं, उम्मीदवार करते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को ब्राइब किया जाता है,
या फिर कराया जा सकता है, या फिर उनके ऊपर प्रेशर दिलवाया जा सकता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपनी मर्जी की हल्काबंदी करवा कर, ताकि जहां जहां उन्हें पता हो उनकी ज़ात बरादरी मौजूद है, जो ये समझते हैं कि मैंने इन इलाकों के अंदर जो मुखालिफ जिस उम्मीदवार को आपने या फिर जिस सियासी जमात के रहनुमाओं को या उम्मीदवारों को आपने जितवाना है, उसके लिए आप ये करते हैं कि उनके लिए माहौल बनाते हैं। उनको कहते हैं कि आपने जहाँ पर ये काम किया हुआ है, जो आपके लोग हैं, जानने वाले बरादरी सपोर्टर्स हैं, आप उन हल्कों को इसमें शामिल करवा दें जैरी मैंडरिंग करके। तो जैरी मैंडरिंग जो है वो करके उनके हल्के बना दिए जाते हैं, जैसा कि इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर भी हुआ है। तो हल्का बंदियों के अंदर की जा चुकी है। उसके बाद प्रोसेस आता है पोलिंग स्कीम का, क्योंकि अब तो ये हल्का बंदियां भी निकल चुकी हैं। हल्का बंदियों वाला मामला, क्योंकि अब अदालतों के अंदर अगर चैलेंज तहरीक इंसाफ के लोग अगर समझते हैं कि उनके साथ धांधली वगैरह हो रही है, तो उनको हल्का बंदियों को चैलेंज करना चाहिए था। अदालतों में चैलेंज अभी भी किया जा सकता है, मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये भी एक मामला है। इसके अलावा जो सबसे अहम और बड़ा फैक्टर होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पोलिंग स्कीम के अंदर नाजरीन जो इम्पोर्टेंट मामला होता है वो ये होता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो पोलिंग स्कीम बनाते हैं। इस पोलिंग स्कीम के तहत आप जो पोलिंग स्टेशन हैं, जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाते हैं। आबादी, इस एरिया की आबादी होती है, उसका जो पोलिंग स्टेशन है 2 किलोमीटर दूर लगा देंगे, ताकि आप समझते हैं कि यार इस एरिया से हमें जो पिछला इलेक्शन है अगर हमें वोट नहीं मिला, तो अब क्यों ना, अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो इसको हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 इनका पोलिंग स्टेशन बना दें, ताकि ये लोग वोट डालने जाए ही ना। तो पोलिंग स्कीम के वक्त भी उम्मीदवारों को और जो वर्कर्स हैं उस जमात के या रहनुमा हैं या लीडरान हैं, ये भी तवज्जो रखें। तो पोलिंग स्कीम के ऊपर को भी मामला सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि पोलिंग स्कीम के मामले को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी चैलेंज किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो हर जगह के ऊपर जो है वो रिलीफ के एक ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको अवेल किया जा सकता है। तो पोलिंग स्कीम के अंदर अगर आपका पोलिंग स्टेशन जो है वो पोलिंग बूथ के ऊपर वोट ज़्यादा डाल दिए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर अगर 1500 या 2000 या 1200 या 1000 की आबादी या फिर वोटर्स हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं कि 3000 आ जाएं। तो मतलब ये कि उनके मर्जी के लोग अंदर वोट डाल सकें और बाकी वो लाइनें लगे रहें, और लाइन लगने के खौफ से जो टर्न आउट है वो कम हो जाए। फिर आती है जो उम्मीदवार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तमाम पोलिंग बूथ्स के अंदर उनकी मौजूदगी यकीनी बनाए। अगर पोलिंग एजेंट्स किसी सियासी किसी जमात के या फिर किसी उम्मीदवार के अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और वो फुली और वेल ट्रेंड हैं, उन्हें पता है कि यार मैंने ये बंदा मेरा वाकिफ है कि नहीं है, ये हमारे एरिया का है कि नहीं है, उनके पास भी वोटर लिस्ट होती है, तस्वीरों वाली वोटर लिस्ट होती है, उसकी तस्दीक कर सकते हैं और वो सारा प्रोसेस जो है वो विटनेस कर रहे होते हैं। तो अगर अक्लमंद है, वो अपने आंख कान नाक ओपन करके बैठा हुआ है, वो चीज़ें देख रहा है, तो धांधली तस्वुर ही नहीं हो सकती कि वो हो सके। और फिर हर पोलिंग बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार के एक एजेंट की मौजूदगी जो है वो कानून कहता है कि वो ज़रूरी है। और जब वो मौजूदगी ज़रूरी हो, जब काउंटिंग का अमल शुरू हो, तो काउंटिंग के अमल के वक्त जो पोलिंग बूथ वाले एजेंट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और फिर तमाम डब्बे इकट्ठे करते हैं। तो फिर हर उम्मीदवार का एक जो पोलिंग एजेंट है उसको उस गिनती के अमल को विटनेस करने की जो है वो इजाज़त होती है। तो वहाँ पर भी ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो पोलिंग कैंप्स बनाएं, हर अपने पोलिंग स्टेशन के साथ लोगों के साथ रब्ता रखें। डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन्स के साथ कनेक्ट रहें। पोलिंग एजेंट्स का जो है वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जो वर्कर्स हजरात हैं उनके साथ भी राब्ते में रहें मुसलसल। कोई भी देखें कि कोई पोलिंग स्टेशन आप स्पेयर करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ धांधली हो सकती है। जहाँ पर आपको कोई पोलिंग एजेंट नहीं होगा, दूर दराज इलाके की वजह से आप उसको कवर नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर धांधली के इम्कान 100% होते हैं। और वहाँ पर जो सियासी जमातें अगर मैच फिक्स करके बैठी होती हैं तो वो टारगेट करते हैं 8-10 ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ के ऊपर टर्नआउट भी ज़्यादा करा देते हैं और जहाँ पर मर्जी के अपने नताइज भी हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से गेम जो है वो उलट जाती है, उनकी फेवर में चली जाती है। तो हर जगह के ऊपर आपने पहरेदारी करानी है और अगर वहाँ पर लोग मोबाइल फ़ोन्स के साथ मौजूद हैं तो वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें, तो भी धांधली रोक सकती है। और जहाँ पर आप समझते हैं कि इलीगलिटी हो रही है, यहाँ पर आप समझते हैं कि गैर कानूनी काम हो रहा है, तो वहाँ की जो मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको बताएं जाके कि ये देखें ये धांधली हो रही है। और जो कवानीन है अगर उनकी ट्रेनिंग, अगर आप अपने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं प्रॉपर, तहरीक इंसाफ ने
जो 20 हल्कों के अंदर पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग कराई थी। और देखिए उन्होंने किस तरीके से वो इलेक्शन तमाम तर रुकावटों, कोशिशों, इलेक्शन कमीशन की इमदाद, इंतजामी, वफाकी और सूबाई मशीनरी की इमदाद के बावजूद वो हारे थे और तहरीक इंसाफ ने जो है वो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। फिर आपने अपने पोलिंग एजेंट्स को ये ताकीद करनी है, चाहे आपका उम्मीदवार वहां पर हार रहा है, चाहे उसको 0 वोट पड़ा है, चाहे उसको 10 वोट पड़े हैं या वो जीता है वो पोलिंग स्टेशन, आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन शुदा फॉर्म 45-46 हासिल करना है। वो अपने आपने उम्मीदवार को लाजमी जमा करानी है। फिर पोलिंग एजेंट जो है वो तो हो गया, उसका ये जिम्मेदारी होगी। उसके बाद इलेक्शन एजेंट की भी जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन एजेंट जो है वो जब रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाएगा तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना नतीजा लेके आएगा, वही नतीजा आपने जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिस जो पोलिंग स्टेशन एजेंट जो आपको पोलिंग एजेंट देता है वो आपने उसके साथ टैली करना है। अगर बिल्कुल वही हो तो ठीक है, अगर वो ना हो तो आप जो है वो एतराज कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास ये फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक ये नतीजा नहीं है, लिहाजा मैं इस नतीजे को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप उस नतीजे को चैलेंज करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है जो आपका इलेक्शन एजेंट है उसकी अप्रूवल के बगैर फैसला नहीं कर सकेगा। लिहाजा एक चीज़ जो बेसिक जिम्मेदारी है वो यही है कि आपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अपने फॉर्म 45-46 हासिल लाजमी करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं हासिल करेंगे तो फिर वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो धांधली कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है इन इलेक्शंस में जो इंतज़ामी ऑफिसर्स हैं, जो ACDCs और ADCs जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो तो आपको पता है किसी वक्त भी मैनेज हो सकते हैं और मैनेजमेंट किए बगैर उनको लगाया भी नहीं जाएगा। तो आपने इन चीज़ों को आपने ताकीद रखनी है और टैली करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। और जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठे होंगे तो फिर आपने नतीजा देख के कराना है। फिर ऐसा ना हो कि वहाँ पर उसकी पर देखें, जब पोस्ट पोल जो धांधली होती है फिर उसके अंदर आपको ये कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर जो है ना वो फिर एक जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर एक मोहर होती है, तो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो 2-2 मोहरें लगाकर वोट ज़ाय कर दिए जाते हैं। तो ये सारा काम उधर डलता है कि मिसाल के तौर पर नून लीग के उम्मीदवार को वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं तो उनके वोट ख़राब कर दें, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं तो उनके वोट ख़राब कर दें, PTI के वोट ज़्यादा पड़े उनके वोट ख़राब कर दें। तो अगर आपके पास फॉर्म 45 के अंदर ये सारा कुछ तफसील और फॉर्म 46 के अंदर लिखा होगा कि ये ज़ायशुदा मुस्तरदशुदा वोट हैं, ये अप्रूव्ड हैं, ये PTI के हैं, ये नून के हैं, ये JUI के हैं, ये काफ के हैं, ये पीपल्स पार्टी के, ये फिर बाकी जमातों के IPP वगैरह के हैं, तो आपके पास जब वो डिटेल होगी तो फिर आप वो डिटेल जो है वो धांधली फिर नहीं कर सकेंगे और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर फिर आपको नहीं हरा सकेंगे। और ऐसी कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो फिर इलेक्शन जो उम्मीदवार तगड़े उम्मीदवार अक्लमंद उम्मीदवार होते हैं वो इस तरह से उनकी टेक्निकल तरीकों से उनको शिकस्त भी देते हैं। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो उम्मीदवार के ऊपर होगी, फिर उनके एजेंट्स के ऊपर होगी और फिर वर्कर्स और सपोर्टर्स के ऊपर होगी कि किस तरीके से उन्होंने पहरेदारी करनी है। तहरीक इंसाफ भी अगर इसी तरीके से चलेगी तो मैं नहीं समझता कि जितने ये प्लान्स बना लें फिर उनको हरा सकते हैं कोई। ये था आज का वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।